Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 6 on system of particles and rotational motion. Chapter 7 की बात कर रहे हैं. प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बताया गया, आपको रिलेशन बताई गई दोनों में. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क. जैसे लीनियर मोशन पढ़ते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. वहाँ लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है. वहाँ लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है. वहाँ फोर्स था, यहाँ टॉर्क है. वहाँ मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम है. इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे. वहाँ मास होता था, इनर्शिया होता था, यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को पढ़ते जा रहे हैं. और उससे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. कहा गया फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स दिस. ये इतना फोर्स लगाया गया है अबाउट ओरिजिन. मतलब इस क्वेश्चन को समझेंगे. वेक्टर्स को जब हमने किया था, वेक्टर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन सामने आते थे. तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो जब ये कहा जाए फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, ये फोर्स लगाया गया है, तो टॉर्क कितना लगा होगा बताइए. अबाउट ओरिजिन, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0 होते हैं. Which acts on a particle. और ये जो फोर्स लगाया गया है, ये जिस पार्टिकल पर लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर ये गिवन है. यानी यहाँ कोई अगर मान लीजिए पॉइंट P है, इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जिसे हम R वेक्टर कह देते हैं, ये P पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पार किया गया है, उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर अगर R है मान लीजिए, तो R P पोजीशन वेक्टर यानी R की वैल्यू डायरेक्ट दे दी आपको भाई. अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन पर नहीं होता और इस पॉइंट के भी पोजीशन वेक्टर गिवन होते आपको होता अगर, तो P पोजीशन वेक्टर में से, P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से O पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करने पर आपको R वेक्टर मिल जाता. और उसके बाद फोर्स कुछ लगाया गया है F इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है. हमें पता चल गया है कि फोर्स लगाया गया है कितना, वो F वेक्टर गिवन है 7i - 3j और -5k. और जो पोजीशन वेक्टर है इस P पॉइंट का, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चाहिए जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया गया है, और वो पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट गिवन है क्योंकि ये ओरिजिन था. इस तरह से इसके अगर 0, 0, कोऑर्डिनेट्स ना होकर यहाँ जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास किया गया है कुछ और कोऑर्डिनेट्स होते इसके, तो मैं P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से O पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करता, तब मुझे R वेक्टर मिल जाता. इस तरह से फिलहाल तो R वेक्टर यही हो जाएगा I + j - k. और मुझसे पूछा गया है टॉर्क बताइए कितना लग रहा होगा. टॉर्क का तो एक्सप्रेशन ही होता है R क्रॉस F भाई. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, F को पहले नहीं लिख सकते भैया, R ही पहले लिखेंगे. अब F क्रॉस R ना कर दें, R क्रॉस F ही करना है आपको, क्योंकि वेक्टर्स की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि हम वेक्टर प्रोडक्ट में A क्रॉस B को B क्रॉस A के इक्वल नहीं लिख सकते भाई. तो ऐसा अगर था तो टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का एक तरीका होता था, आपको याद आए, मैं डिटरमिनेंट का यूज करता था कि पहले I, J और K को लिख दिया जाए. इस तरह से लिखने के बाद उसके बाद पहले R है तो R के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1, 1, -1. F के कोफिशिएंट है 7, -3, -5. इस तरह से लिखा जाए. ऐसे लिखने के बाद इक्वल टू में I कैप लिखा गया. पहले हम इसे छोड़ देते थे, इस रो को छोड़ देते हैं, ये 4 बचेंगे. 1, 5 जब -5 होगा फिर फॉर्मूले में माइनस होता है,
3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3। फिर j को माइनस का लिखा जाता है, 1 5 जा माइनस 5 होगा, फिर माइनस का साइन, माइनस 7, ये 7 है तो 7 1 जा माइनस 7 प्लस कर देगा इसे, फिर प्लस का k कैप लिखा जाएगा, फिर 1 3 जा माइनस 3 किया जाएगा, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले में है, 7 1 जा 7 किया जाएगा, और ऐसा होने पर माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8 आई, और यहां से बचेगा 2 माइनस का 2j और ये माइनस का 10k। ये क्या कहा जा सकता है? टॉर्क। टॉर्क का वेक्टर है, इतना टॉर्क लग रहा है इस केस में इस ऑब्जेक्ट पर, जब इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है टॉर्क का न्यूमेरिकल, खास तौर पर क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड। वही क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस हैं ये एक तरह से, कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है टॉर्क फाइंड आउट करने में, डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है वर्क डन फाइंड आउट करने में। इस तरह से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमारे यूज में आते हैं जब हम इनको इस फिजिक्स में यूज करेंगे। बहुत बार डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया अभी, और इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकते हैं आपको, और तब के लिए तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी हमें। और ये इस तरह से कहा गया, एक यूनिफॉर्म रोड है, मतलब जिसका डायामीटर क्या है भाई, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये एक क्या है भाई, रोड है इस तरह से। तो ये 70 सेंटीमीटर की लेंथ वाली रोड है इस तरह से। इस रोड की लेंथ कितनी है? 70 सेंटीमीटर है भाई, 70 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है टोटल, और इसका मास गिवन है कितना? 4 kg। 4 kg इसका मास गिवन है। तो यस 4 kg इसका मास गिवन है। इसका मास, इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास इसका बीचों बीच होगा, और इस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस वक्त इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होता है जहां पर सारे के भाई इसके हर एक पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ ने लगाया है नीचे की तरफ में। तो जहां इसका सेंटर ऑफ मास है वहीं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये हर एक पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया गया, उन सब का रिजल्टेंट एक पॉइंट पर लिया जाए तो इस वक्त वो सेंटर ऑफ मास ही आ जाएगा। लेकिन अगर कोई माउंट एवरेस्ट की बात करें भाई, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसका सेंटर, ये कौन है एक तरह का, इसका सेंटर ऑफ मास h/4 हाइट पर आ जाएगा। मैंने आपको कराया था, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है h/4 हाइट पर वैसे। अब अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो इस माउंटेन के हर एक पार्टिकल पर, इस माउंटेन के हर एक पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। इन सभी फोर्सेस का मुझे एक रिजल्टेंट चाहिए, कि एक पॉइंट पर रिजल्टेंट चाहिए इन सभी फोर्सेस का। ऊपर वाले माउंट एवरेस्ट की हाइट काफी ज्यादा है, तो ऊपर वाले पार्टिकल्स पर फोर्स कम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और अर्थ ने जो फोर्स लगाया होगा नीचे वाले पार्टिकल्स पर वो ज्यादा होगा। इसलिए जो रिजल्टेंट आएगा वो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे आएगा भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा नीचे लाई कर रहा होगा, अगर मैं बात करूं किसकी, माउंट एवरेस्ट जैसी ऑब्जेक्ट की, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी भाई। अदरवाइज आप घर में आप किसी डिस्क की बात करें, या मैं इस पेन की बात करूं, या हम अपनी बॉडी की बात करें, तो हमारा सेंटर ऑफ मास और हमारी सेंटर ऑफ बॉडी एक ही जगह लाई करती है, कोइंसाइड करती है, क्योंकि हम बहुत नजदीक हैं अर्थ के भाई। लेकिन हाइट बहुत ज्यादा होगी ना जिस ऑब्जेक्ट की, उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे ही होगा भाई। बट इस वक्त तो मुझे वेट डिनोट करना है, मुझे सेंटर ऑफ मास डिनोट नहीं करना था भाई, मुझे इस रोड का वेट डिनोट करना है। तो ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये इसका वेट हो गया W।
W वेट इसका हो गया भाई 4 kg इसका मास है और G की वैल्यू 9.8 लेंगे तो मैंने G की टर्म्स में लिख दिया 4G। 4G क्या हो गया इसका वेट हो गया इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सीधा दिखा दिया। 70 सेंटीमीटर की ये रोड है और इस रोड को इस तरह के नाइफ एजेस पर रखा गया है। इस रोड को इस तरह के नाइफ एजेस पर रखा गया है, जैसे सीसा वाला गेम होता है तो ऐसे मतलब इस तरह से रखा गया है। इस पर ये पहला नाइफ एज है भाई, ये पहला नाइफ एज है इस तरह का, इसे नाइफ एज पर रखा गया इस तरह से, नाइफ एज कह देते हैं इन्हें। और ये नाइफ एज दूसरा है इस तरह से, नाइफ एज ये दूसरा है इस तरह से भाई, इसके ऊपर रखा गया इसे इस तरह से। दो नाइफ एजेस पर रखा गया है इन्हें इस तरह से, दो नाइफ एजेस पर रखा गया है इन्हें इस तरह से कि ये जो नाइफ एजेस हैं, इस नाइफ एज का जो डिस्टेंस है यहां से ये 10 सेंटीमीटर अंदर है भाई, ये 10 सेंटीमीटर अंदर है। ये जो एज है इसका ये वाला पॉइंट भाई, ये 10 सेंटीमीटर अंदर है, इधर से भी ये 10 सेंटीमीटर अंदर की तरफ है इस तरह से। अभी क्वेश्चन ही समझा रहा हूं भाई, मैं पूरा क्वेश्चन समझ लीजिएगा पहले कि ये एक रोड है, जैसे ब्रिज बनाते हैं ना, दो पिलर्स के ऊपर रख देते हैं, तो ऐसे ही ये नाइफ एज ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। जैसे आप सभी ने 10th क्लास में प्रिज्म देखा होगा, तो प्रिज्म जो होता है ना, ये प्रिज्म रखे हुए हैं दो, और ग्लास प्रिज्म होता है, स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जिसके अंदर से। प्रिज्म के ऊपर ये रोड इस तरह से रख दी गई है भाई, इस तरह से कि इस वाले एंड से 10 सेंटीमीटर अंदर ये है, इस वाले एज से 10 सेंटीमीटर अंदर ये है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका वेट इस पॉइंट पर डिनोट किया जा सकता है। मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करी, सेंटर ऑफ मास होता है जैसे, इसी तरह से भी 4 किलो इसका वेट है, सॉरी 4 किलो इसका मास है किसका, इस रोड का। इस रोड की लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर में, 70 सेंटीमीटर की ये रोड है, तो 70 सेंटीमीटर की ये रोड है, और 70 सेंटीमीटर की इस रोड के बीचों बीच इसका जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वेट है इसका। और यहां से 10 सेंटीमीटर अंदर ये नाइफ एज है, 10 सेंटीमीटर अंदर ये वाला नाइफ एज है, और इस वाले एंड से 30 सेंटीमीटर अंदर है, ये बिल्कुल बीच में है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में है अगर यहां पर, तो यहां से डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर है, और इस वाले एंड से 30 सेंटीमीटर, इस वाले एंड से 30 सेंटीमीटर अंदर, इस वाले वेट से 30 सेंटीमीटर अंदर, 30 सेंटीमीटर अंदर मैंने 6 किलो का एक्स्ट्रा वेट डाल दिया है, 6 किलो का एक्स्ट्रा वेट डाल दिया है। इसकी वैल्यू W1 है और ये 6G के इक्वल है। 6 किलो हो गया तो वेट कितना हो गया, ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6G हो जाएगा भाई। तो ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया मैंने इसे, तो जो 6 किलो का एक्स्ट्रा वेट मैंने इस पॉइंट पर डाला है, इसे कुछ A पॉइंट नाम दे देता हूं, तो ये A पॉइंट है, कुछ 6 किलो का एक एक्स्ट्रा वेट मैंने इस पर हैंग किया है, तो वो वेट इस पॉइंट पर है, और 6 kg था तो वेट हो गया 6 किलो मास था तो वेट हो गया 6G, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में G की वैल्यू 9.8 में पुट कर दूंगा। इतने फोर्सेस अभी तक हो गए हैं, और अब ये नाइफ एज पर रखा हुआ है तो ये अपने वेट के कारण फोर्स लगाएगा, तो ये नाइफ एज ऊपर की तरफ, ये नाइफ एज ऊपर की तरफ क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स देगा R1 में। ये एक रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा R1, क्योंकि इसके कांटेक्ट में भी है, ये भी एक रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है R2 है। अगर
अगर ये एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, अगर ये एक्स्ट्रा वेट यहां पर नहीं होता तो फिर तो दोनों का रिएक्शन सेम होता, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे रखा गया है दोनों से और बीचों बीच सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसका वेट था और रिएक्शन, दोनों रिएक्शन इक्वल होते। बट अब इस तरफ क्योंकि एक एक्स्ट्रा वेट है तो यहां रिएक्शन की वैल्यू अलग होगी और यहां रिएक्शन की वैल्यू अलग होगी। मुझे R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बात कह दी गई है कि ये रोड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना तो ये रोड ऊपर जाएगी ना ये रोड नीचे आएगी, ये रेस्ट पर है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। प्लस दूसरी बात भाई, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ये रोटेट भी नहीं कर रही है, ना तो ये ऐसे घूम रही है और ना ये बिल्कुल स्टेबल रखी हुई है एक जगह से, ना इस तरह से घूम रही है ना इस तरह से घूम रही है और ना ही ये ऊपर जा रही है ना ही नीचे, एक जगह पर रखी हुई है यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। और क्योंकि ये रोटेट भी नहीं कर रही है इसलिए इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। तो ये दोनों कंडीशन आपको अगर बता दी गई है, यहां लिख लीजिएगा द रोड इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट फोर्स 0 है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तब होता है जब नेट टॉर्क 0 हो गया है। बस यही बात लगाकर चलिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। सबसे पहली बात भाई मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है R1, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है R2, तो R1 प्लस R2 फोर्स बराबर हो गए हैं नीचे जो फोर्स लग रहे हैं, नीचे W1 और W है, एक तो रोड का अपना वेट है और प्लस में एक एक्स्ट्रा लोड डाला है आपने, ये हो गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये वेट 6G लिखा जा सकता है और सॉरी ये 4G है और ये एक्स्ट्रा वाला W1 6G है। R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू ये 10G हो जाएगा और भाई R1 प्लस R2 G की वैल्यू 9.8 रखने पर ये 98 हो जाएगा और ये बनी इक्वेशन नंबर 1 भाई, ये बनी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। एक इक्वेशन बन गई है, दो वेरिएबल है मेरे पास R1 और R2, इक्वेशन भी दो बनने चाहिए। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई जाए? दूसरी इक्वेशन कैसे बनाई जाए? दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने लिखा, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए मैंने लिखा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, इसके लिए जरूरी है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं वो टॉर्क बराबर होने चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क घुमाना चाहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क घुमाना चाहते हैं, अगर वो दोनों इक्वल है तो ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूम रही होगी और ऐसे में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए भाई, एक तो ये फोर्स हो गया जो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पर है। मैंने बताया छोटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं ग्राउंड पर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके कोइंसाइड करते हैं। ये जो 4G वेट है इस रोड का वो सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा रहा है, ये रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। यही तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पढ़ी है आपने, ये रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये R1 जो लग रहा है इस पॉइंट पर लग रहा है,
इसका इस एंड पॉइंट से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसका डिस्टेंस कितना रह गया भाई? ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये 35 है। ये नाइफ एज 10 सेंटीमीटर अंदर रखा हुआ है, तो इस नाइफ एज का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। इसका डिस्टेंस भी इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर हो गया। और भाई ये W1 जो था इस एंड से 30 सेंटीमीटर पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पर है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है? 5 सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर लगा लीजिएगा, मैंने लिखा भाई ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह मानिए भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ये घूमना चाहती है इस तरह से, तो ये R1 जो फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, ये ऊपर ले जाना चाहता है। ये डिस्टेंस है इसका 25 सेंटीमीटर यहां से, ये तो ऐसे घुमाना चाहता है भाई। और ये जो मूवमेंट है ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना चाहता होगा इसे। ये R2 ऐसे लग रहा है, इधर है ये, तो यूं घुमाना चाहेगा। ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है इसको। ये W1 भाई, ये जो एक्स्ट्रा वेट डाला है आपने, ये इधर की तरफ है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो भाई यूं जाएगा नीचे, इधर नीचे खींचना चाहता है इस पार्ट को, तो ये रोटेट, झुकना चाहती है ना इस तरफ, तो ऐसे रोटेट करना चाहती है। और ये भी डायरेक्शन कैसी आई है? एंटी क्लॉकवाइज आई है भाई। ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। तो जितने टॉर्क क्लॉकवाइज में लग रहे हैं उन्हें ऐड कर कर एंटी क्लॉकवाइज वालों के बराबर रख दीजिए, आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है R1, R1 चाहता है क्लॉकवाइज में घुमाना। R1 तो फोर्स हो गया और इसका ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस हो गया 25 सेंटीमीटर, जो कि SI यूनिट नहीं है। 100 से डिवाइड करूंगा, मीटर में बदल गया 0.25 में। अब क्लॉकवाइज, और तो कोई क्लॉकवाइज है नहीं, इक्वल टू लिखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है R2 मल्टीप्लाई में इसका डिस्टेंस भी 0.25 है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, प्लस भाई ये W1 यानी 6G चाहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करूंगा तो 0.05 आएगा भाई। और भाई यहां से फिर R1 G की वैल्यू 9.8 रखिएगा, आपको फिर एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये इधर आकर माइनस हो गया, दोनों में से 0.25 कॉमन लिया, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू ये 6 इंटू में 9.8 और 0.05 में पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा इधर आने पर, और ये जब डिवाइड में जाएगा 0.25, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू इसका डेसिमल इसके डेसिमल को काटेगा और ये 5 जा 25 होगा, तो फिर भाई 6 इंटू 9.8 के डिवाइड में 5 रह जाएगा भाई। इसे मल्टीप्लाई करने पर R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं भाई तो आप कर लीजिएगा, एक और इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई है भाई। R1 फर्स्ट इक्वेशन R1 प्लस R2 की टर्म्स में आई है, सेकंड इक्वेशन R1 माइनस R2 की टर्म्स में आई है, और आप दो इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। हमने यूज किया है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम का यूज किया है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मैंने यूज किया है, जिससे दो इक्वेशन बन गई मेरे पास, और दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो दो वेरिएबल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाऊंगा भाई। आगे बात करते हैं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टर्म है, मैं फिर कह रहा था आपको कि भाई आप कंपैरिजन कर कर जब चलते हैं,
आप जब कंपैरिजन कर कर चलते हैं तो आपको रोटेशनल मोशन अच्छे से समझ में आने लगता है भाई। आप जब कंपैरिजन कर कर चलते हैं तो आप रोटेशनल मोशन को समझने लगेंगे कि वहां पर क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहां वेलोसिटी है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है, वहां एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन है, वहां फोर्स है तो यहाँ टॉर्क है, वहां मोमेंटम है तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, वहां फोर्स लगाने पर मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो यहाँ टॉर्क लगाने पर एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है। और जब इस तरह से चेंज आ रहे हैं तो वहां पर मास के कारण क्या होता था, इनर्शिया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से रोटेशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। फोर्स को मैंने यहां मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा, जिसे टॉर्क नाम दे दिया भाई। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क। ऐसे ही वहां इनर्शिया था तो यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अपने आप कोई रोटेशन में भी नहीं आ सकता, और अगर कोई रोटेट कर रहा है तो वो अपने आप रुक नहीं सकता। धरती हमारी सालों से, सदियों से, युगों से घूम रही है एक ही जगह पर, तो वो इसी मोशन में बनी रहेगी जब तक एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर उसे रोका ना जाए, क्योंकि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसे इस मोशन में बनाए रखेगा। जैसे इनर्शिया था ऐसे ही यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और होता क्या है ऐसे समझेंगे भाई। पहली बात तो हेडिंग आई है बड़ी इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में आएगा। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी बॉडी का, तो पहली बात तो डेफिनेशन तो ऐसे बताई जा सकती है कि इट इज द इनर्शिया इन रोटेशन में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज द इनर्शिया। जैसे वहां पर मास कितना है इस बात से पता चल जाता था कि कितना इनर्शिया है। यहां पर और टर्म्स होंगी, इट इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशन में। रोटेशन में कितना इनर्शिया होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पता चलेगा भाई। यहाँ पर कितना टॉर्क लगाने की जरूरत है, कितना टॉर्क लगाने की जरूरत है घुमाने के लिए, रोटेशन में लाने के लिए या रोकने के लिए भाई। इट इज द इनर्शिया ऑफ रोटेशन। और कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये सिंपल नहीं डेफिनेशन, ये तो समझने के लिए लिख दी है। डेफिनेशन तो ऐसे लिखेंगे कि भाई पहली बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है भाई, रोटेट। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी शेप की मैंने ऐसी रैंडमली मान ली, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका इस तरह से, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर इस तरह का, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इस तरह से। तो इस पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने पास कर दिया भाई यूं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके अंदर से पास किया गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है। हो सकता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होता और इस तरह से ये अर्थ घूम रही है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट घूम रही है इसके चारों तरफ, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। तो वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो धरती से बाहर है भाई, अपनी ही जगह पर धरती घूम रही है, तब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका डायामीटर है। तो इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर भी लाई कर सकता है और बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है। एक रिंग की बात करी जाए, एक रिंग की बात करी जाए तो रिंग घूम रहा है, एक रिंग एक ही जगह पर घूम रहा है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है जहां कोई मास भी नहीं है। तो जरूरी नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर से पास करे, ठीक इसी तरह से जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाई करे जहां पर कुछ मास होना जरूरी हो गई। ये रिंग की बात करी जाए तो सेंटर पर इसका कोई मास नहीं है, सारा मास बाउंड्री पर है, इसका सर्कमफ्रेंस पर है, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, इसके सेंटर पर है। तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के वहां लाई करे जहां कुछ मास है। ठीक इसी तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बहुत सारे हो सकते हैं।
भाई इस तरह की ये रिजिड बॉडी कंसीडर करी गई है, तो ये रिजिड बॉडी कंसीडर करी गई एक, मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा भाई, फिक्स है, सारे पार्टिकल्स एक जगह फिक्स है, इस तरह से बस रोटेट कर सकते हैं भाई। ये कोई पहला पार्टिकल कंसीडर किया मैंने, इसका मास m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r1 है। ये पहला पार्टिकल m1 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस मान लीजिए r1 है भाई। ये कोई दूसरा पार्टिकल है, ये कोई दूसरा पार्टिकल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r2 है इस तरह से। और ये कोई तीसरा पार्टिकल कंसीडर कर लेते हैं, यहां कोई तीसरा पार्टिकल कंसीडर कर लिया, मास इसका m3 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इसका r3 है। अलग अलग डिस्टेंसेस पर हो सकते थे ये भाई। और ऐसे ही n नंबर, बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल्स है इसके अंदर, ये कोई nth पार्टिकल है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r n मान लिया गया भाई। अब इसका इनर्शिया क्या होगा इस बॉडी का, ये रोटेट कर रही है भाई, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसे रोटेशन में बनाए रखने के लिए, कांस्टेंट स्पीड से घुमाने के लिए या इसे एक्सेलरेट कराने के लिए, मतलब ये रुकी हुई थी, इसे रोटेट कराना है मुझे, तो इसे रोटेट कराने के लिए कितना टॉर्क लगाने की जरूरत है, ये इसके इनर्शिया पे डिपेंड करता है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाएगा। सिर्फ मास पर ये बात अब डिपेंड नहीं करती भाई, सिर्फ मास पर अब ये बात डिपेंड नहीं करती, सिर्फ मास पर अब ये बात डिपेंड नहीं करती कि वो कितना इनर्शिया शो करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स का डिस्टेंस कितना है इस बात पर भी डिपेंड करती है भाई। इस पार्टिकल का m1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, m1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास इसका m1 है और r1 इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, उसका कर दीजिए भाई स्क्वायर। ये जितनी दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा इसका इनर्शिया होगा, r जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहली बात तो ये समझें कि लीनियर में इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करता था, जितना ज्यादा मास होता था ट्रांसलेशनल मोशन में उतना ज्यादा इनर्शिया था और उतना ज्यादा फोर्स की जरूरत थी उसे मोशन में लाने के लिए या उसे मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए। मैं बताता था कि जो ब्रेक्स आप साइकिल पर लगा सकते हैं वही ब्रेक्स आप कार पे लगाएंगे तो कार नहीं रुकेगी उतने ही डिस्टेंस में भाई, तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर सेम स्पीड से दोनों ज्यादा है भाई। तो इसलिए क्या है भाई, यहाँ पर बात यह आई है कि सिर्फ मास पर इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, इनर्शिया इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है इस बात पर भी डिपेंड करता है। एक पार्टिकल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया भाई, पार्टिकल का मास m1 है, डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है, तो इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया m1 r1 का स्क्वायर भाई, प्लस दूसरा पार्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है m2 r2 का स्क्वायर, तीसरा पार्टिकल अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है m3 r3 का स्क्वायर, और भाई प्लस प्लस कर लिख दीजिए mn rn का स्क्वायर भाई। हर एक पार्टिकल के मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट किया जाए और सबको ऐड कर दिया जाए, इसे कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी सिंपल एक पार्टिकल होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जब सन के अराउंड भाई, जब सन के अराउंड धरती घूम रही है, जब सन के अराउंड धरती घूम रही है, जब सन के अराउंड धरती घूम रही है, सन है इस तरह से, तो सन के अंदर से ये लाइन पास कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये प्लैनेट्स जब इस तरह से घूम रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस इतना ज्यादा है ये कि मैं सभी प्लैनेट्स को क्या मान सकता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता हूं। मास कितना है m, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, और जब सन के अराउंड घूम रही है हमारी अर्थ,
सन के अराउंड जब घूम रही है हमारी अर्थ, तो सन के बीच में और अर्थ के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा है कि धरती के साइज को नेगलेक्ट कर सकता हूं, पॉइंट साइज का मान सकता हूं धरती को। तो पॉइंट साइज का मान लिया तो इसका m मास है, r इसका डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या है, mr का स्क्वायर वेव। लेकिन जब बात करेंगे कि धरती अपने ही एक्सिस पर घूम रही है, अपने ही एक्सिस पर जब अर्थ घूम रही है, तो अब ये पॉइंट साइज की नहीं है, और अब इसके पार्टिकल्स अलग अलग पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पर बैठे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर सम करना पड़ेगा भी सबका, तब पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा भाई, तब जाकर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो कोई भी रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हर एक पार्टिकल के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे और ऐड करेंगे उसे, इस तरह से हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया गया है। हेंस भाई जब इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया गया है तो समेशन का साइन लगाया जा सकता था। mi कोई पार्टिकल है, ri उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। जैसे यहाँ i की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये m1 r1 होगा, और फिर इसका क्या है भाई, स्क्वायर वेव। तो m1 r1 का स्क्वायर होगा, i की वैल्यू 1, उसके बाद i की वैल्यू 2 लिखी जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी 4, यानी m1 r1 का स्क्वायर, और समेशन का मतलब प्लस करते जाइए इन टर्म्स को, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, n नंबर ऑफ टर्म्स तक जाइए, यानी i की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखा जा सकता है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास और आप उन पार्टिकल्स में, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास और आप उन पार्टिकल्स का सम कंसीडर कर सकते हैं, तो हम इस तरह से यूज करेंगे। बट आप जानते हैं अगर मैं अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाऊं तो भाई इतने सारे पार्टिकल्स को मैं सिंपल समेशन से कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, तब मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा भाई। तो इंटीग्रेशन से कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे ये भी हम जानेंगे, बट फिलहाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज द sum of product of mass of particles of a rigid body and their distance and their respective distance and the square of their respective distance from axis of rotation। तो पार्टिकल्स का मास और मल्टीप्लाई में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर का प्रोडक्ट करिए, मास का और आर स्क्वायर का, और फिर सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। यूनिट्स क्या बनेगी भाई, तो यूनिट्स क्या बनने वाली है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, और डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा ml स्क्वायर, क्योंकि mr स्क्वायर फॉर्मूला है भाई। एक पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। कोई रिजिड बॉडी है जिसका साइज नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हर एक पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr स्क्वायर को ऐड करिए हर एक पार्टिकल के लिए, तब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा भाई। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे रिंग का, डिस्क का, और इनके केस में
हम भी पार्टिकल्स गिनने लायक नहीं है भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई। तो इस सिलेबस से, इस चैप्टर से थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कट गई है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कट गई है। पेपर में 101% आती थी वो हर बार, लेकिन कट गई है इस बार सिलेबस से, इस बार नहीं पढ़ेंगे। काफी सारा क्वेश्चन काट दिया गया इस चैप्टर से। लास्ट में जानेंगे जब आपको तैयारी करनी होगी कॉम्पिटिटिव की, तब वो टॉपिक्स मैं जरूर कराऊंगा आपको, बट फिलहाल वो करेंगे जो सिलेबस में है। और इसलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है हमने जान लिया। रोटेशन में सिर्फ मास पर इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। और इसीलिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग, ऑफ अ सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस। भाई एक्सिस कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं जिसके अबाउट एक रिंग रोटेट कर सकती है। जब साइकिल का पहिया घूम रहा है, अगर आप साइकिल का स्टैंड लगाएं और एक ही जगह साइकिल के पहिए को घुमाएं, तो वो जो रिंग घूम रहा है, रिंग स्पोक्स को थोड़ी देर के लिए स्पोक्स को कंसीडर ना करें, और वो जो रिंग घूम रहा है इस तरह से एक ही जगह पर, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिएगा ध्यान से, सेंटर से पास हो रहा है और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। भाई अगर आप एक रिंग को ऐसे फ्लोर पर रखकर यूं घुमा देंगे, जैसे हम 1 रुपए के कॉइन को घुमा देते हैं, तब वो रिंग घूम रही है अपने डायामीटर के अलोंग में, तब वो रिंग घूम रही है अपने डायामीटर के अलोंग इस तरह से। अभी मेरे पास है नहीं रिंग, मैं कंसीडर कर रहा था, बट हम सोच पाएंगे भाई इस तरह से। तो एक रिंग है हमारे पास अगर यूं, तो वो अगर ऐसे घूम रही है साइकिल के पहिए की तरह, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग about an axis, about an axis, about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane through center, through center, और सेंटर से पास हो रही है इस तरह से। तो सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है एक्सिस जो है, और इस तरह से फाइंड आउट कर सकते थे भाई। तो एक रिंग कंसीडर करिए भाई। पहली बात तो आप जब आप एक रिंग की बात करेंगे, तो ये एक रिंग कंसीडर किया है मैंने, तो ये एक रिंग कंसीडर किया है, इस तरह से प्लेन में रखा हुआ है, एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है भाई इस तरह से। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से है कि इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रहा है। तो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है भाई। तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरह से। मास, इस रिंग का जो मास है, तो आप लिखिएगा कंसीडर अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, of radius capital R and mass small m and mass small m rotating about an axis perpendicular to its plane through center में। तो सेंटर से पास हो रहा है ये, सेंटर से पास हो रहा है ये एक्सिस इसका, और इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो जैसे आप हाथ में पहनने वाले रिंग को अगर इस तरह से रख दें यहाँ पर, और ये उसके सेंटर से पास किया जाए भाई, तो ये, और साइकिल भी इसी तरह से है, ऐसे एक्सिस होता है और साइकिल का रिंग इस तरह से इस एक्सिस के अबाउट घूमता रहता है भाई। साइकिल का जो रिम होता है इस तरह से, जो व्हील होता है इस तरह से, तो रिंग है ये एक। सारा मास कहां पर है, सरकमफ्रेंस पर रखा हुआ है। टोटल मास कितना है, कैपिटल एम कर दीजिए भाई। टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है, और जो रेडियस है इसका वो क्या है, आर है। अब बहुत सारे पार्टिकल से ही एक रिंग बनी है भाई। अगर देखा जाए तो यूं एक पार्टिकल रख दूं, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे पार्टिकल्स रखते जाइए और इन्हें बहुत क्लोज रखिए भाई।
बहुत ज्यादा क्लोज रखिए इन्हें, तो बहुत सारे पार्टिकल्स मिलाकर ही तो एक रिंग बना है भाई। तो एक पार्टिकल का मास कितना है इनटू में एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है mr², और हर एक पार्टिकल को ऐड कर दूं तो पूरे रिंग का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला तो यही पढ़ा मैंने, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का। तो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला तो यही पढ़ा मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का। कोई रिजिड बॉडी अगर है इस तरह की, बट भाई इसके अंदर कोई 1 2 5 10 15 पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई। हर एक पार्टिकल को लिखना पॉसिबल सा नहीं है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा हर एक पार्टिकल का मास कंसीडर करना, इसीलिए इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए कुछ टर्म्स बनानी पड़ती है, कुछ फंक्शन बनाने पड़ते हैं। फंक्शन किस तरह से, ये रिंग बहुत सारे पार्टिकल से बना है, तो मैंने एक बहुत छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर लिया, मैंने एक बहुत छोटा सा ये पार्टिकल इसके ऊपर कंसीडर कर लिया। इतना छोटा सा पार्टिकल है कि पूरे रिंग की लेंथ कितनी है, पूरे रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी है 2πr, पूरे रिंग की सरकमफ्रेंस है 2πr, और इसकी विड्थ कितनी है dx, लेंथ है ये एक तरह से, इसकी लेंथ कितनी है dx भाई, लेंथ ऑफ एलिमेंट भाई। dx क्या माना है मैंने यहां पर, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट भाई। ये एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया और इसकी लेंथ कितनी है dx, और इसका अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है भाई, इसका अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है r, जितना रेडियस है उतना ही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। हर एक पार्टिकल जो इस सरकमफ्रेंस पर बैठा है, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से r ही है यहां पर इस तरह से। तो भाई सबसे पहले आपने यही करना है कि आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें और उसके मास की वैल्यू फाइंड आउट करें। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑन रिंग ऑफ लेंथ dx भाई। तो dx लेंथ का ये जो पार्टिकल मैंने कंसीडर किया है, इसका मास कितना होगा, इसे dm से डिनोट करिए भाई। पूरा टोटल मास कैपिटल M है और इसका छोटे से पार्टिकल का मास कितना है dm। मैंने आपको डेंसिटी सिखाई है, आप खुद सोचिए, मास लेंथ पर डिवाइड किया, लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या मास किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या मास किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तब आप देखेंगे कि लेंथ पर मास है इसकी, तो भाई आपको क्या करना चाहिए, टोटल मास इस रिंग का कितना है कैपिटल M, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2πr सरकमफ्रेंस हो गई, ये बन गया मास पर यूनिट लेंथ भाई। यूनिट लेंथ का मास कितना है, छोटी सी लेंथ का मास कितना है। जब मास पर यूनिट लेंथ पता है तो इस पार्टिकल की लेंथ कितनी मानी है भाई मैंने dx, इस पार्टिकल का मास बन गया भाई। जैसे डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम मास होता है, ऐसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ है ये, और इनटू में लेंथ कर दी इस पार्टिकल की, तो ये इस स्मॉल एलिमेंट का मास आ गया। इस एलिमेंट का आपको मास पता है और इस एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी पता है, तो इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जा सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट एक्सिस, इस एक्सिस को ए बी नाम दे दिया कुछ, अबाउट एक्सिस ए बी। तो इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा भाई, इसका मास कितना है, और इनटू में ये जो डिस्टेंस है इसका, उसका स्क्वायर कर दीजिए, रेडियस का स्क्वायर है। मास इस पार्टिकल का m अपॉन में 2πr इनटू में dx है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक r से एक r कैंसिल होने पर मुझे पता चला m अपॉन में 2π, और ये r था पहले से ही, और इनटू में dx है, इनटू में dx। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आया है, इस एक पार्टिकल का आया है, इसलिए मैंने di से डिनोट कर दिया,
और भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग चाहिए आपको, कैपिटल आई की वैल्यू चाहिए, तो आप डी आई का इंटीग्रेशन करिए, आई इज इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन करिए, डी आई की वैल्यू है एम आर अपॉन में 2 पाई और इनटू में क्या है डी एक्स है भाई, डी के अंदर कौन है एक्स, और डी एक्स क्या मानी गई है, लेंथ मानी गई है इस पार्टिकल की, तो भाई बिल्कुल जीरो से अगर पूरे रिंग को कवर करना है तो लिमिट्स होनी चाहिए भाई 2 पाई आर भाई, जीरो से 2 पाई आर की लिमिट्स पूरे रिंग को कवर करेंगी। और यहां लिखता हूं भाई इंटीग्रेशन कर कर क्या आया भाई, आपने m मास कांस्टेंट बाहर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग का, ऊपर लिख देता हूं भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के लिए मास कांस्टेंट बाहर ले लिया, रेडियस बाहर ले लिया, 2 पाई भी बाहर ले लिया भाई, dx का इंटीग्रेशन करना होगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लिमिट्स 0 से 2 पाई r होंगी, x की जगह 2 पाई r पुट करने पर एम आर अपॉन में 2 पाई, x की जगह 2 पाई r पुट करेंगे और एक बार 0, 2 पाई से 2 पाई कटेगा और भाई एम आर स्क्वायर भाई, एम आर स्क्वायर आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का क्या होता है, कैपिटल M इस रिंग का मास है और कैपिटल R इसका रेडियस है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली होता है एम आर स्क्वायर के इक्वल भाई, तो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, सिंपली इस तरह से भाई। तो हम डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात अगले लेक्चर में करेंगे, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट किया है और आगे जानेंगे हम इसके बारे में अगले लेक्चर में। थैंक्स गाइस।